सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल सिचुएशन के बारे में। अब जिन्हें नहीं पता कि स्पेशल सिचुएशन होती क्या है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ स्टॉक में ना ऐसा कुछ स्पेशल हो रहा होता है जहाँ पर अचानक से कंपनी की जो पूरी, आप कह सकते हो कि कंपनी पूरी टर्न अराउंड होने वाली है, कंपनी पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये बहुत बहुत हाईली सक्सेसफुल पैटर्न्स होते हैं अगर आप करेक्टली इनको जो है सही समय पर इनको आइडेंटिफाई कर पाओ और सही समय पर इनमें पैसा इन्वेस्ट कर पाओ। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, वो किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं ना आपको पूरा जिस्ट दे देता हूँ पहले 2 मिनट में, और फिर उसके बाद हम थोड़ा और, जिन्हें डेप्थ में जाने में इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा और डेप्थ में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअली में पूरी सिचुएशन क्या है, कंपनी क्या धंधा करती है, सब कुछ राइट। तो पहले मैं पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये एक डाइज एंड इंटरमीडिएट बनाने वाली कंपनी है। अब अगर आपको नहीं पता डाइज एंड इंटरमीडिएट, शायद कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो सिंपल टर्म्स में देखिए, डाइज वही होते हैं जिससे आप कपड़े को डाई करते हैं, राइट। आप कपड़ा खरीदते हैं तो उसके ऊपर लाल पीला कोई ना कोई कलर होता है। तो वो जो डाइज होते हैं वो गए, और इंटरमीडिएट क्या होता है, डाइज बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट, राइट। तो ये जो कंपनी है ये आप ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो कि इसका जो है बिजनेस किससे इंपैक्ट होता होगा, टेक्सटाइल की साइकिल से। यानी कि टेक्सटाइल जितना अच्छा करेगा उतने ज़्यादा डाइस बिकेंगे, टेक्सटाइल जितना खराब करेगा उतने ज़्यादा कम डाइस बिकेंगे, राइट। तो यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन ये हो रही है कि इस कंपनी ने ना आज से कई साल पहले एक कंपनी है, चाइनीज कंपनी, जिसका नाम है सेंडा, और इसकी पेरेंट कंपनी है लोंगशन कंपनी, लोंगशन ग्रुप। तो लोंगशन ग्रुप जो कि चाइना की एक लिस्टेड कंपनी है, उनकी एक सब्सिडरी, यानी कि उनकी एक सब्सिडरी है सेंडा, इसके साथ एक जॉइंट वेंचर किया था, और एक सिंगापुर की एक कंपनी है डाइस्टार, उसको खरीदा था, राइट। अब सिचुएशन ये थी कि डाइस्टार उस समय ना बैंकरप्ट होने वाली थी। तो और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डाइज थी, या अभी भी है। लेकिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी ना, वो यूरोप में होती थी, और क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूरोप में होती थी तो हाई कॉस्ट आती थी इन्हें, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो compete नहीं कर पा रहे थे। तो ये चाइनीज कंपनी जो कि है सेंडा और इंडियन कंपनी जो कि है किरी, इन्होंने मिलकर सोचा क्यों ना हम बैंक्रप्सी से इस कंपनी को खरीद लेते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम इंडिया और चाइना में शिफ्ट कर देंगे, लो कॉस्ट प्रोडक्शन करेंगे और इस कंपनी को रिवाइव कर देंगे और बहुत पैसा बनाएंगे, राइट। बिल्कुल नॉवल थॉट था और ऐसा हुआ भी। इन्होंने इस कंपनी को खरीदा, इसको एक्चुअली में टर्न अराउंड करा, कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई। दोनों पार्टनर्स ने अपने अपने पैसे इंजेक्ट करे, किरी ने अपने कुछ पैसे दिए, सेंडा ने कुछ पैसे दिए, और 2017-18 आते आते कंपनी बहुत ब्यूटीफुली टर्न अराउंड हो गई और भर भर के पैसा कमा के देने लगी। अच्छा, इस बीच में 2015 में हुआ क्या, ये जो किरी है इसका 37.5% स्टेक था, और बचा हुआ स्टेक था सेंडा ग्रुप का। यानी कि किरी के पास मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं था, वो चाह कर भी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में कुछ नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ एक पार्टनर थे जो कि साइड से बैठ के चीज़ें देख सकते थे। कुछ डिविडेंड आ रहा है तो उन्हें भी इक्वल हिस्सेदारी मिल रही थी, या कुछ बेसिकली अगर मानिए कि कोई स्टेक सेल हो रहा है या कहीं पैसे इंजेक्ट करने की जरूरत है, तो वो एक तरीके से नॉन ऑपरेशनल पार्टनर थे। लेकिन ऑपरेशन जो पूरा दिन का जो काम चल रहा है वो पूरा का पूरा सेंडा ग्रुप चला रहा था। अब यहां पर इन्हें लगा कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, और कुछ पेटेंट्स थे, यानी कि डाइस्टार के पास कुछ पेटेंट्स थे। वो पेटेंट्स का यूज करके सेंडा ग्रुप ने क्या किया, अपनी कंपनी में, नॉट इन द जॉइंट वेंचर, डाइस्टार में नहीं, डाइस्टार के पेटेंट्स उठाए और उनका चाइना में अपनी पर्सनल कंपनी में यूज किया और कुछ सामान बना के बेचा। ये बात किरी को पता चल गई, किरी इंडस्ट्रीज को। तो किरी इंडस्ट्रीज ने बोला कि भाई ये तो सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी जॉइंट कंपनी है, हम दोनों ने मिल करके खरीदी है। आप इसके ट्रेड जो सीक्रेट्स हैं, इसके जो पेटेंट्स हैं, आप अपनी पर्सनल कंपनी में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी तो 37.5% हिस्सेदारी है, आपकी पर्सनल कंपनी में तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और साथ साथ ये चाहते थे कि इन्हें ज़्यादा डिविडेंड्स मिले, किरी चाहता था, और वो डिविडेंड देने को तैयार नहीं थे। साथ साथ ये चाहते थे कि जो इनका 37.5% स्टेक है वो किसी तरीके से उसे सेल आउट करके कोई दूसरे पार्टनर को ले आए, और जो बोर्ड था उसके लिए अप्रूवल नहीं दे रहा था, यानी कि उसको परमिशन नहीं दे रहा था, तो इस वजह से वो चीज़ कर नहीं पा रहे थे। तो इन सब रीजंस की वजह से इन्होंने सिंगापुर में एक कोर्ट केस फाइल कर दिया, और वो कोर्ट केस पिछले 10 सालों से खिंच रहा था। आइडियली वो 2-3 साल में हो जाता, लेकिन किसी ना किसी वजह से जो ये सेंडा ग्रुप है वो कहीं ना कहीं लीगल अड़ंगियां अड़ाए जा रहा था, कभी वैल्यूएशन को लेकर के, कभी
इस बात को लेकर के कि आप प्रूव करिए कि आपके साथ माइनॉरिटी ऑपरेशन हुआ है। माइनॉरिटी ऑपरेशन का केस हुआ था। माइनॉरिटी ऑपरेशन का मतलब होता है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हुई है, हमारे पास मेन शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो मेजर पार्टनर है, जो बड़ा पार्टनर है कंपनी का, वो हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। तो और साथ साथ फिर वैल्यूएशन के ऊपर पहले तो ये 2-3 साल ये चला कि भाई एक्चुअली में माइनॉरिटी ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद 2-3 साल वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, करते करते जो सिंगापुर का कोर्ट है उसने ये डिसाइड करा कि भाई देखिए माइनॉरिटी ऑपरेशन हुआ है और जो सेंडा ग्रुप है उसको डाइस्टार का 37.5% स्टेक खरीदना होगा, राइट। और उसने एक वैल्यूएशन डिसाइड करी कि इस वैल्यू पे खरीदना होगा। अब ये बात है आई थिंक 2018 की। अब उसके बाद भी इन्होंने बहुत सालों तक पैसे ही नहीं दिए, कुछ नहीं खरीदा। और फिर वो जैसे जैसे हर कोर्ट केस में होता है कि भाई पहले हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जितना ज़्यादा लीगल खींच सकते हो उन्होंने खींचा। फिलहाल करते 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 स्टोरी यहाँ पर आती है कि अब 2024 में ये केस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। अब सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद अब इसके ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, तो ऊपर जाया नहीं जा सकता। और कोर्ट ने ऑलरेडी ये डिसाइड करा है कि आपको $600 मिलियन में, 600 मिलियन अप्रॉक्सीमेट नंबर्स बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट आई थिंक 603 मिलियन है, लगभग लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो सेंडा ग्रुप है उसको इनका स्टेक बाय करना पड़ेगा और इन्हें 5,000 करोड़ देने पड़ेंगे। उसके लिए टाइमलाइन दी थी, वो उसे फॉलो नहीं करी उन्होंने। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो अब फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि डाइस्टार ये जो कंपनी है इसे बेचा जाएगा और इसे बेच करके जो पैसा आएगा उसमें से 5,000 करोड़ दिया जाएगा किरी को और बचा हुआ पैसा दिया जाएगा सेंडा ग्रुप को, राइट। तो अब ये है इस मोटी मोटी कहानी। अब लेकिन ये स्टोरी भी ना पिछले कई सालों से चल रही है और मैं भी इसे कई सालों से ट्रैक कर रहा हूं। यहां पे जो मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज हुई है अभी पिछले हफ्ते, आई थिंक 29 अगस्त 2024 को, जो प्रमोटर है उसने इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज करा है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो इसका जो स्टेक है वो लगभग 27% का है और 15% और इक्विटी खरीद रहा है, वारंट इशू करे। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे 26.72% का स्टेक है और यहां पे 15% और स्टेक खरीद करके ये स्टेक लगभग लगभग 41-42% के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये बनाता है इस स्पेशल सिचुएशन को सबसे ज़्यादा स्पेशल। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसमें कंपनी ने बेसिकली, ये आप देख सकते हो, 1,33,00,000 अप्रॉक्सीमेटली वारंट इशू करे। अब जिन्हें नहीं पता कि वारंट्स होते क्या हैं, तो वारंट ना एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कंपनी एक रीजनेबल भाव पे मालिक अपना पैसा इंड्यूस कर सकता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है मालिक को पैसा इंड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर ना हमें एक साइकोलॉजी समझने की जरूरत है कि कंपनी की जो वैल्यू है, पूरी कंपनी की वैल्यू आज की डेट में लगभग लगभग 2,000 करोड़ के आसपास है, 2,043 करोड़। और जो कैश आने वाला है वो आने वाला है 5,000 करोड़ का, राइट। एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है इनका डाइज और इंटरमीडिएट का, वो अलग है, तो उसको तो हम कुछ वैल्यू भी नहीं दे रहे अगर ये कैश ही आ जाता है। अच्छा, बाय द वे इस कंपनी ने ना पूरा पूरा प्लान भी बता दिया है कि हम इस 5,000 करोड़ से करेंगे क्या। अब ये कंपनी बोल रही है कि इस 5,000 करोड़ से हम नए धंधों में जाएंगे, जिसमें कि दो धंधे ये बता रहे हैं। एक है कॉपर रॉड्स, यानी कि बेसिकली कॉपर स्मेल्टिंग का बिजनेस, और दूसरा जो बिजनेस बता रहे हैं फर्टिलाइजर का बिजनेस। 2 फेजेस में एक्सपेंशन होगा और जो पहला फेज है उसमें ये बोल रहे हैं कि हमारी जो रेवेन्यू है वो 15,000 करोड़ तक जा सकता है और दूसरे फेज में 40,000 करोड़ तक जा सकता है। अगर आप अभी देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हार्डली हार्डली कितना है, आई थिंक 900,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी ने हार्डली कुछ किया है पिछले 10 सालों में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एट अ हाई लेवल हो क्या रहा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ, पूरी की पूरी कंपनी को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, बट मोटा मोटा आपको स्पेशल सिचुएशन समझ में आ गई होगी। तो सिचुएशन ये है कि कंपनी में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, यानी कि प्रमोटर को अब ये दिखाई दे रहा है कि भाई मेरा पैसा आने वाला है। पिछले 10 सालों में ये काम नहीं कर रहा था, अब लेकिन इसने ये काम किया है। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं प्रमोटर के वर्ड्स की बजाय उसके एक्शन में बिलीव करता हूँ। ये क्वेश्चन पिछले बहुत कॉन्फ्रेंस कॉल से कंपनी के मालिक से पूछा जा रहा था कि अगर आप इतने बुलिश हो गए, 5,000 करोड़ आने वाला है, कंपनी की वैल्यू सिर्फ 2,000 करोड़ है, तो आप अपनी शेयर होल्डिंग क्यों नहीं इंक्रीज करते। तो पिछले 3-4 क्वार्टर से हर कॉन कॉल में ये बात पूछी जा रही थी। तो बोलते थे कि नहीं, हम वी आर ट्राइंग, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बढ़ाएंगे हम बढ़ाएंगे। अब फाइनली वो हुआ है और इस वजह से अब वो जो मैं बोलता हूँ ना हमेशा एक ट्रिगर, वो ट्रिगर मुझे दिखाई दे रहा है।
तो ये थी इस कंपनी की समरी। अब थोड़ा डिटेल में इस कंपनी को और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो जैसे मैंने बताया, कंपनी डाइज, इंटरमीडिएट और केमिकल्स में डील करती है। यहाँ पर आपको, आई होप आपको स्क्रीन ठीक से दिख रही होगी, तो ये हैं कंपनी के कुछ केमिकल्स जिनमें वो डील करती है। इसमें डाइज 28% हो गए, डाइज इंटरमीडिएट 69% और बेसिक केमिकल 3%। इसमें कुछ रिएक्टिव डाइज, एसिड डाइज, यहाँ पर मैं इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है, देखिए, अपने को ये समझना है कि यहाँ पर जो मेन बिजनेस है वहाँ से जो है वो ट्रिगर नहीं है। वो जो ट्रिगर है ना, वो कोर्ट केस है। तो मैं कोर्ट केस पे ज़्यादा फोकस करूँगा बजाय बिजनेस पे। फिलहाल थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जो बिजनेस है ना, पिछले 10 सालों में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है। और उसका प्राइमरी रीज़न भी है वो क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी का मालिक पूरी तरीके से फोकस था इन इन लीगल चक्करों में, इसमें फंसा हुआ था, राइट। कंपनी की ग्रोथ, एक्सपेंशन और उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं था। इस वजह से कोई नया एक्सपेंशन नहीं हुआ, और ये चीज़ आपको नंबर्स में भी दिखाई देती है। आप देख सकते हो 2014 में, 2015 में 931 करोड़ की सेल थी और आज भी 986 करोड़ की सेल है। तो हार्डली कुछ इंक्रीज हुआ है सेल में। इनफैक्ट परफॉर्मेंस डिटोरिएट हुई है। 11% के मार्जिन हुआ करते थे, अब 0% के मार्जिन है। प्रॉफिट देखिए, जो आप देख सकते हो, आई थिंक 180 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे। प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट आपको ज़्यादा पता है क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ना इसमें ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इसमें एक मेजर कंपोनेंट जो है वो है सेंडा ग्रुप का। अब देखिए, कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन ऐसे वर्क करती है कि जब अगर आपके पास किसी दूसरी कंपनी में ओनरशिप हो, चाहे पार्शियल ओनरशिप हो, राइट, तो आप उनकी पीएनएल स्टेटमेंट भी जो है कंसोलिडेट करते हैं। तो इस वजह से जो डाईस्टार है, जो कि अब इस कंपनी के पास से चली जाएगी, राइट, जो कि जिसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाएंगे, तो उसके नंबर्स जो हैं वो ठीक ठाक परफॉर्म करे हैं। लेकिन इनकी जो अपना बिजनेस है, अपना धंधा है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। वो पिछले 3 सालों से, जब से टेक्सटाइल में ओवर सप्लाई हुई है, अब वो बाय द वे टेक्सटाइल की साइकिल अब रिवाइव हो रही है, तो इनका अपना धंधा भी अगले 6-8 महीने में पूरी तरीके से रिवाइव हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अपना धंधा एक्चुअली में लॉस कर रहा है, तो साइक्लिकल धंधा है। आई थिंक जिन लोगों ने जो लोग समझते हैं कि साइकिल्स कैसे वर्क करती हैं, जिन्होंने शायद मेरा कोर्स भी किया होगा फंडामेंटल एनालिसिस वाला, उसमें मैंने और डिटेल में बात करी है पूरी साइकिल्स के बारे में कि साइक्लिकल स्टॉक्स को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो ये हो गया कंपनी का धंधा। कंपनी किन कस्टमर सेगमेंट अगर आप बात करें तो टेक्सटाइल हो गया ऑब्वियसली, और डाइज इंटरमीडिएट के लिए जो है जो दूसरे डाई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हो गए इसके कस्टमर्स, राइट। तो नंबर्स हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ स्टॉक राइज एंड फॉल। तो इस सेक्शन में मैं पता क्या करता हूँ, इसमें ना मैं कंपनी का स्टॉक देखता हूँ और ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो गिर और बढ़ क्यों रहा है, राइट। अच्छा, ये करना क्यों ज़रूरी है? ये करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पास्ट में कंपनी के राइज और फॉल देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कंपनी के पास्ट इवेंट्स क्या हुए थे और इस वजह से क्या वो इवेंट्स फ्यूचर में रिअकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आप एक बेटर गेस कर पाते हैं कंपनी के फ्यूचर को लेकर और मेन ट्रिगर्स को लेकर कि क्या क्या मेन ट्रिगर्स हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने ऑब्वियसली कुछ नहीं किया है पिछले 10 सालों में। जो स्टॉक है वो 300-600 के बीच में ही घूम रहा है 2017 से लेकर। अच्छा, इसमें आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा शार्प स्पाइक होती है, जो कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये 380 रुपये से लेकर के ऑलमोस्ट 600 रुपये गया विद इन स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स। तो ये जो स्पाइक्स आती है ना, ये आप जितनी भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये सारी स्पाइक्स तब आती हैं जब ये कोर्ट केस का कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन आता है। 2017 में, 2018 में कोर्ट में कुछ ना कुछ अपडेट आता है कि भाई देखिए, अब हम किरी को अवॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन उसके थोड़े ही दिनों के बाद क्या होता है कि लॉन्चन जो है या जो सेंडा ग्रुप है वो कुछ ना कुछ अड़ंगी मार के ना कोर्ट केस को और लंबा खींच देता है, और इस वजह से वो जो स्टॉक है वो वापस गिर जाता है। क्योंकि हर बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि बस पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, और वो स्पेशल सिचुएशन को सोच करके उसमें घुसते हैं। लेकिन अगले 1 महीने 2 महीने में वो कोर्ट केस और एक्सटेंड हो जाता है और वो स्टॉक वापस गिर जाता है। तो ऐसा कई बार हो चुका है। तो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, फिर 2019 में हुआ, फिर यहाँ पर हुआ। तो ये हर अपडेट पे ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली जो कोर्ट अपडेट आया था वो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, इस स्टॉक में ना एक्चुअली में लोग थक चुके हैं। ये स्टोरी कोई नई नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हिडन ऐसे डिस्कवर्ड स्टोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खोज के ला रहा हूँ। पिछले 8 सालों से 10 सालों से लोग इस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग इस कंपनी को फॉलो करते हैं, लेकिन समहाउ और दी अदर प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो अब बात है कि इस बार क्या डिफरेंट होने वाला है, इस बार क्यों मैं इतना बुलिश हूँ। मैंने आपको जैसे बताया, सुप्रीम कोर्ट में केस पास हुआ है। अब और लिटिगेशन के चांसेस नहीं है।
बाय द वे इनके लिए ऑलरेडी एक जैसे बोलते हैं लिक्विडेटर या अप्रूवर बोलते हैं। लिक्विडेटर वो होता है जो कोर्ट अपॉइंट करता है कि भाई तुम इस कंपनी को बेचो, बिडिंग कराओ, जो भी बेस्ट बायर मिलेगा उसको बेच देना। अब उसके लिए ना इस कंपनी ने डेट्स ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दी हैं। एक हार्ड स्टॉप है दिसंबर 2025 का, लेकिन उसमें भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो एक्चुअली में जो स्टॉप है वो जून 2025 का है, जून जुलाई के आसपास। तो कंपनी अपनी लेटेस्ट कॉन कॉल में भी बोल रही है कि हमें जून 2025 से पहले पहले जो पैसा है वो मिल जाना चाहिए। और इसीलिए कंपनी ने अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर के ऑलरेडी प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, राइट। तो अभी तक जहां पर एक एक अनसर्टेनिटी थी, मार्केट को ना अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, जो कि एक अनसर्टेनिटी थी जो कि पता नहीं था पैसा आएगा नहीं आएगा, अब एक हार्ड डेट है जून 2025, यानी कि जो भी होना है वो इस डेट तक हो जाएगा और पैसा आना है आ जाएगा। एंड देन उसमें वो थोड़ा डिविडेंड देंगे, थोड़ा बहुत और एक्सपेंशन के लिए जो है पैसा लगाएंगे। तो ये हमने बात कर ली स्टॉक राइज एंड फॉल की। अच्छा हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर जो आप लॉसेस देख रहे हैं उन लॉसेस का एक बड़ा रीज़न है लीगल कॉस्ट। तो इसमें जो मेन धंधा है वो तो साइक्लिकल है ही है, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा कोर्ट केस लड़ने पड़ रहे हैं और सिंगापुर डॉलर में खर्चा करना पड़ रहा है, तो इसमें एक्सपेंसेस का एक मेजर पोर्शन जो है वो मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा जो आप अदर कॉस्ट देख रहे हैं वो लीगल कॉस्ट है। तो वो जो लीगल कॉस्ट है उसमें बेसिकली लॉयर्स के खर्चे हो गए, कोर्ट के पेटिशंस हो गई, ये वो सब खर्चे हो गए, राइट। तो अब वो बाय द वे वो भी बंद होने वाला है। तो इनका जो मेन बिजनेस है ना वो भी कहीं ना कहीं वापस रिवाइव करना चाहिए जैसे ही वो लीगल कॉस्ट बंद होएगी। कमिंग टू द पॉइंट, फाइनली कुछ मेन थीसिस पॉइंटर की बात कर लेते हैं और मेजर रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज एक्साइटिंग नाउ? नंबर 1, केस रिजॉल्व हो गया है। फर्दर डिले अब इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा है पैसा जो है वो फिक्स हो गया है। ऐसा नहीं है कि अगर मानिए ऑक्शन में क्या होता है, काफ़ी बार जब दिवालिया होता है कंपनी का, ऑक्शन कराई जाती है तो ना औने पौने भाव पे खरीदा जाता है। तो अगर आप औने पौने भाव पे खरीदेंगे तो कोई बोले कि भाई वो जो है माने बिकी ही 6,000 करोड़ में कंपनी, तो फिर इन्हें 5,000 करोड़ कैसे मिल जाएगा, क्योंकि इनकी तो सिर्फ 37% हिस्सेदारी है। तो देखिए कोर्ट ने ना इन्हें मल्टीपल वार्निंग्स देने के बाद इनका जो मतलब सेंडा ग्रुप को मल्टीपल वार्निंग देने के बाद कि भाई पे करो पे करो, जब उन्होंने पे नहीं करा तो उन्होंने फिक्स कर दिया है अमाउंट कि 5,000 करोड़ और बचा हुआ तुम्हें मिलेगा, राइट। क्योंकि बचा हुआ उन्हें मिलेगा तो इनका अमाउंट तो फिक्स है। अब वो 5,000 करोड़ में बिकी तो पूरा का पूरा अमाउंट इन्हें मिल जाएगा और बाकी उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक इनके लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है। सो मनी इज फिक्स्ड एज 5,000 करोड़ इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच इट इज सोल्ड फॉर। तीसरा है कि फ्यूचर प्लान इन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर लिए हैं कि हम इस पैसे का करने क्या वाले हैं। अब इस पैसे से, ये मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल की कुछ स्निपेट्स दिखा रहा हूँ। इसमें इन्होंने बोला है कि हम, जैसे आप देखिए आज की डेट में ईवी हो गया और हर जगह पे कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इन्हें लग रहा है कि कॉपर कुड बी अ गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। तो इसमें कॉपर रॉड्स हो गई, कॉपर कैथोड्स, कॉपर कॉइल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके लिए 2 लाख टन की फेज 1 में कैपेसिटी लगाने वाले हैं। तो 2 फेजेस में काम करेंगे, पहला है फेज 1, दूसरा है फेज 2। फेज 1 में जो 2 लाख टन की कैपेसिटी ये लगा रहे हैं, तो इसकी कुछ बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए 2 लाख टन है, 10,000 इसमें रुपीज लिखा है, एक्चुअली $10,000 पर टन होता है कॉपर का प्राइस। तो अगर आप 2 लाख को $10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट $80 का $1 है, तो लगभग 15,000 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा। तो इन्होंने बोला है कि भाई हमारा पहले फेज में ना हम 2400, जो 5,000 करोड़ मिलेगा ना उसमें से 2400 करोड़ हम खर्च करेंगे और दूसरे फेज में 4 से 5,000 करोड़ खर्च करेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए कुछ लोन भी लेना पड़ेगा सेकेंड फेज में, जो कि ये लोग लेंगे। और फर्स्ट फेज में ये बोल रहे हैं हम 15,000 करोड़ की सेल करेंगे, दूसरे फेज में हम 25,000 करोड़ की सेल करेंगे। तो जो मैं बता रहा था 40,000 करोड़ की सेल हो गई। प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं कि पहले फेज में 14 से 1500 करोड़ के प्रॉफिट और दूसरे फेज में 2,000 करोड़ के प्रॉफिट। यानी कि जो ये बोल रहे हैं अगर एक्चुअली में वो हो जाता है तो कंपनी पूरी तरीके से बदलने वाली है। ये जो 1,000 करोड़ के आसपास की सेल है, ये अगले 5, 6, 7 सालों में ये 40,000 करोड़ तक जाने की बात कर रहे हैं, राइट। फेज 1 की भी बात करें तो 15,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। सिमिलरली प्रॉफिट्स की बात करें तो अगर अभी आप देखिए ये हार्डली 200 करोड़ के प्रॉफिट कमाते हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई हम पहले फेज में ही 1,500 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। तो
बेसिकली जो बोलते हैं ना कि भाई सडन टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी में, अब ऑब्वियसली हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि बस हमने कंपनी के मालिक ने बोल दिया है तो बस हमने मान लिया, हमें क्वार्टर टू क्वार्टर इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बस एक अपॉर्चुनिटी जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड होता क्या है, जो लोग बोलते हैं ना मल्टी बैगर, सडन बहुत बड़ा पैसा बना, वो ऐसे हवा से नहीं आता, रैंडमली नहीं आता, वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा चेंज होता है कंपनी में। जितना बड़ा चेंज होगा उतना ज़्यादा मल्टी बैगर या सडन पैसा बनने की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर ये कंपनी जो बोल रही है वो कर लेती है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज, ये मल्टी बैगर क्या, ये मल्टी मल्टी बैग बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बना के दे। बट मेजर रिस्क है एग्जीक्यूशन। फाइनली लास्ट एक्साइटिंग चीज़ है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो 27% से अब ये 41% पे जा रहे हैं, जो कि प्रमोटर की स्किन इन द गेम के बारे में बात करता है। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स। बाय द वे कंपनी का जो प्रमोटर है ना, वो अपने आप को जो शेयर दे रहा है वो दे रहा है आई थिंक 360 रुपये के भाव पे, अप्रोक्सीमेटली 369 रुपीज़ पे। और अभी जो कंपनी का भाव चल रहा है वो 393 चल रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि एक्चुअली में उतना ज़्यादा जिस भाव पे प्रमोटर ले रहा है उससे थोड़ा ही महंगा हमें मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अनाप शनाप रेट पे हमें मिल रहा है। तो ये थी इस कंपनी की थीसिस। कुछ मेजर रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्क है, क्योंकि ये नए बिजनेस में जा रहे हैं। कॉपर का बिजनेस इन्होंने आज तक तो कभी किया नहीं, तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसा कर पाएंगे, वो रिमेन्स टू बी सीन, फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा है, क्या ये और डिले हो सकता है ये कोर्ट केस? मुझे लगता है नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अब और जितना मुझे समझ में आया उससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता, लेकिन अगर होता है तो वो एक रिस्क हो सकता है। तीसरा है कि कोर बिजनेस जो कि इनका डाइज और इंटरमीडिएट का बिजनेस है वो अभी रिवाइव नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लेकिन उसके सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए हैं। अगर आप इनके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें बहुत सारे आपको डाइज एंड इंटरमीडिएट की कंपनीज मिल जाएंगी, उनके जो मार्जिन है ना कहीं उसमें एक अप ट्रेंड चालू हो चुका है। इनके मार्जिन में भी ये बोल रहे हैं कि अगले एक क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में वापस से एक साइकिल रिवाइव होनी शुरू हो रही है। तो दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, लेकिन रिस्क ऑल्सो, कि अगर अगर मेजर जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होता टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो दैट कुड बी अ मेजर रिस्क। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली इनका जो लॉन्गशन जो कि इनका पार्टनर है डाइस्टार में, उनके साथ ना इनकी गुजरात में एक जॉइंट वेंचर और है जिसमें इनके पास 40% स्टेक है, राइट। उसका नाम आई थिंक लॉन्गशन किरी ही है कंपनी का नाम। तो वहाँ पर अगर देखिए डाइस्टार में तो पंगा चल रहा है, अगर आगे जाकर के इस लॉन्गशन किरी जो दूसरी कंपनी है इनकी जॉइंट वेंचर, उसमें भी पंगा होता है, देन फिर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप बोल सकते हो हेडविंड दोबारा से आ सकता है, बट आई डोंट नो, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और फाइनली मैक्रोज, अगर रिसेशन हो जाता है इकोनॉमी में या कुछ ऐसा कुछ अलग ही हो जाता है, तो ये थी कुछ मेजर मेजर रिस्क और कुछ मेजर अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स। थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये एक स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर एक 2000 करोड़ की कंपनी को 5000 करोड़ का कैश मिलने वाला है ड्यू टू अ कोर्ट केस। जो डेडलाइन है वो जून 2025 की दे रहा है मैनेजमेंट, और कोर्ट की जो डेडलाइन है वो हार्ड डेडलाइन दिसंबर 2025 की है। लेकिन मैनेजमेंट को लगता है मार्च से जून के बीच में पैसा आ जाना चाहिए, मार्च जून 2025 के बीच में पैसा आ जाना चाहिए, मार्च से जून। तो ये थी इसकी मेजर अपॉर्चुनिटी। इस पैसे को क्या करना है वो भी इन्होंने डिसाइड कर लिया है, तो सडन चेंज हो रहा है। इसी तरीके की स्पेशल सिचुएशन जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जनरली मार्केट एग्नोस्टिक होती हैं। तो एट अ हाई लेवल आई होप आपको जो पहली वीडियो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आई होप आई वुड बी एबल टू ऐड सम वैल्यू। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी तो आप कमेंट में डेफिनेटली डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।